सेकंड प्राइज पाने वाले बीए कैटेगरी के मोहम्मद माज जो बीए थर्ड ईयर में है मुमताज़ कॉलेज में, मैं उनको यहाँ पे आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ ले आएँ और अपना अफसाना पेश करें। दिया जा चुका है। मोहम्मद माज आए और अपना अफसाना, अपनी कहानी जो आज के लिए सेकंड प्राइज आपने पाई है, तो इनके लिए मुबारकबाद, आप उनकी हौसला अफजाई के लिए, और वो अपनी कहानी पेश करेंगे। देखिए आप कि हमारी नई नस्ल जो है वो अफसाना कैसे लिखती है और अफसाने के लिए क्या उसकी सोच है और कैसे तैयार करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर आली वकार और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान निज़ाम और हम नशीनान बज़्म, मेरे अफसाने का उन्वान निगाहें बोलती हैं। शजरे सायादार का साया भी गोया रूठा हुआ था, सूरज की पुरतपिश शुआओं से बचाने में नाकाम था। नीम सफेद बाल बिखरे हुए थे, पल्लू भी बेवफाई पर आमादा था। हालांकि इसी पल्लू ने एक दो नहीं बल्कि चार चार बच्चों को धूप की तपिश, लू के झोंके, सर्द हवाओं के थपेड़े और बाराने समावी के कतरों से बचाया था। लेकिन वो भी बेबस था, लाचार था, मजबूर था। उसमें सकत नहीं थी एक ज़ईफ़ व नहीफ जिस्म को धूप की तपिश, लू के झोंकों और सर्द हवाओं के थपेड़ों से बचाने की। हवाएं उससे खिलवाड़ कर रही थीं, लू के झोंके जलाने पर तुले हुए थे। बेचारी इधर उधर पुरुम्मीद निगाहों से देख रही थी, हालांकि उम्मीद की कश्ती आंसुओं के समंदर में पहले ही गर्काब हो चुकी थी। ज़बां से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, लेकिन निगाहों की खामोश ज़बां बोल रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। हाँ, इक्का दुक्का मुसाफिर गुजर रहे थे, उचटती निगाहें पड़ रही थीं, मगर किसी को कोई सरोकार नहीं था। लोगों की ज्यादातर आमदोरफ्त इसलिए नहीं थी कि वो गांव के बाहर बैठी हुई थी। दुनिया अपनी रफ्तार पर थी, लोगों का तांता बंधा हुआ था। इसी दरमियान एक नौजवान उसके पास आकर ठहर जाता है, उसकी निगाहों में निगाहें डालते ही फ्लैशबैक में चला जाता है। बुढ़िया की निगाहें बोलने लगती हैं और वो सुनने लगता है। उसकी निगाहें कहने लगती हैं कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, शौहर का भी इंतकाल हो चुका था, बेसरो सामानी का आलम था, छप्पर के अलावा एक बालिश्त जमीन की भी मैं मालिक नहीं थी। दो रोटियों का मैं बमुश्किल इंतजाम कर पाती थी। खेतों में दिन भर मजदूरी करती, इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठा करके जलावन का इंतजाम करती। शाम को थके मांदे होने के बावजूद बच्चों के लिए खाना पकाती, बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती, फिर घर के छोटे मोटे कामों को निपटाती। उसके बाद बिस्तर पर जाती जब तक रात का एक तिहाई हिस्सा गुजर चुका होता। लेकिन ये सोचते सोचते सो जाती कि जब बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, बहुएं आएंगी तो मेरे ऊपर से काम का बोझ हल्का होगा, मुझे आराम का मौका मिलेगा, मुझे सोने का मौका मिलेगा। निगाह की जबान ने तो यहाँ तक हाल बयान किया। फिर उसके बाद बुढ़िया की निगाहें दूसरी सिमत घूम गई और बुढ़िया टकटकी बांध कर ताहद निगाह देखने लगी। नौजवान से रहा नहीं गया, वो उसके करीब पहुंचा। दादी माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? क्या बताऊं बेटा, घर है, लेकिन अब मैं बेघर हो चुकी हूँ। बुढ़िया मुश्किल से नौजवान की तरफ मुतवज्जह होते हुए बोली। ऐसा क्यों? नौजवान ने निहायत ही ताज्जुब के साथ पूछा। बुढ़िया ने कहना शुरू किया कि मेरे बेटे की शादी मैंने इस उम्मीद से की थी कि बहू के आने से मेरे ऊपर से काम का बोझ हल्का होगा, लेकिन हुआ उसके बरअक्स। कुछ दिन तो सब कुछ हस्बे ख्वाहिश चलता रहा। बहू भी मेरी बात मानती थी, बेटा भी मेरी बातें सुनता था, लेकिन अचानक बहू के रवैये में तब्दीली आई। बहू के साथ बेटा भी उसकी जबान बोलने लगा, जिसकी वजह से रोजाना घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, जिसे देखते हुए मेरे तीनों बेटों ने बड़े बेटे से अलग रहने का फैसला किया। चंद दिनों बाद मैंने दूसरे बेटे की शादी की। उम्मीद थी कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन किस्मत ने फिर यावरी नहीं की। दूसरी बहू ने भी वही राह अपनाई, फिर तीसरी बहू ने भी वही सलूक रवा रखा। छोटे बेटे की बीवी ने तो आज सुबह घर से ही बाहर कर दिया, जिस वजह से मैं सुबह से यहाँ बैठकर याद माजी के छिन जाने की दुआ कर रही हूँ। याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा।